ये जो वॉट अबाउटरी का जो पूरा एक रोग से ग्रस्त हो गई है ना बीजेपी, उसको इस रोग से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम ही को उनका इलाज करना पड़ेगा। आज वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि चीन हमारे इलाकों में घुस गया है, हमारे जमीनों पर कब्जा कर लिया है। जब राहुल जी लेह में थे और वहां के लोगों से मिले तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि उनकी खेती की जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। अब ये 1962 1965 की कहानी सुना करके अपने पापों को जो छुपाना चाहते हैं वो बड़ा शर्मनाक है। मैं सिंधिया जी को और उनके तमाम जो साथी हैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। आज राहुल जी जब उस दौरे पर गए हैं और वहां के स्थानीय लोग मिले हैं, वो कोई कांग्रेस के लोग या बीजेपी के लोग नहीं है, लेह के भारतीय नागरिक हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी खेती की जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा और भारत सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। इससे बड़ा सच क्या होगा? और इस सच को मतलब ठुकराने के बजाय, सच को झुठलाने के बजाय मुझे लगता है कि सरकार को सामने से राहुल गांधी जी को थैंक यू बोलना चाहिए और चीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। मुझे धीरे धीरे बहुत ही दुख होता जा रहा है कि हमारे पूर्व मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी प्रकारांतर में श्रीमती स्मृति ईरानी का पुरुष संस्करण बनते चले जा रहे हैं। वो जब भी जुबान खोलते राहुल गांधी पे अटैक करते हैं। राहुल गांधी जी लेह लद्दाख गए हैं, वो कोई विदेश के दौरे पर नहीं है, और वहां के नागरिक अगर मिलकर के उनको बताते हैं कि उनकी जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है, तो निश्चित तौर पर एक भारतीय नागरिक होने के नाते राहुल गांधी जी का यह धर्म है, उनका कर्तव्य है कि इस आवाज को, उनकी आवाज को वो बुलंद करें। तो उन्होंने महज भारतीय नागरिकों की पीड़ा को उजागर किया। यह भारत विरोधी नहीं हो सकता, यह सरकार विरोधी हो सकता है। मोदी सरकार के कारनामों को उजागर करने का काम किया। मोदी सरकार मतलब भारत नहीं हो सकता। इस बयान पर ऐसा कोई भी व्यक्ति संघ में अंदर नहीं है, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री को सबसे पहले हंसने के बजाय रोना चाहिए, क्योंकि अभी कैग ने जो अपनी रिपोर्टें दी हैं उस रिपोर्टों में सबसे ज्यादा घोटाले का आरोप उन पे और उनके मंत्रालय पे लगाया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे की कहानी आपने सुनी कि जिस रोड को बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का अलॉटमेंट हुआ था या कैबिनेट ने परमिशन दिया था, उस रोड पर 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च किया गया। यह अपने आप में घोटाला है। यानी जो आवंटित राशि है उस राशि से ज्यादा बगैर किसी अथॉरिटी से परमिशन लिए अगर आप खर्च करते हैं तो यह निश्चित तौर पर घोटाले की श्रेणी में आता है और नितिन गडकरी को इस घोटाले को करना चाहिए, ओन करना चाहिए। दूसरी बात, भारतमाला प्रोजेक्ट में बताया जा रहा है कि जिन सड़कों का निर्माण कार्य 15.37 करोड़ रुपए में होना था प्रति किलोमीटर के हिसाब से, उस पर 32 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च किया गया है। और इस आधार पर भारतमाला प्रोजेक्ट में लगभग 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, ऐसा कैग कह रहा है। और ये सब सुनने के बाद अगर नितिन गडकरी जी को रोना नहीं आ रहा है, उनको आत्मग्लानि नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत शर्म की बात है, उनको दुख होना चाहिए। अब वो हंस क्यों रहे हैं? मोदी सरकार की तमाम किंवदंतियों में से एक मशहूर किंवदंती यह है कि उनके जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों के एक पीए आरएसएस के तरफ से होते हैं, और वो आरएसएस का आदमी, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि पूरे मंत्रालय पे नजर रखे और मंत्रियों के कामकाज के ऊपर एक दृष्टि रखे। तो ऐसे में संघ के लोग मंत्रालयों में काम करें, यही आरोप राहुल जी ने लगाया, जो कि सरासर सच है। और इस पर अगर नितिन गडकरी, जो स्वयं आरएसएस के एक प्रचारक हैं और इसी नाते वो आज मंत्री हैं, उनको अगर हंसी आ रही है तो मुझे लगता है कि आरएसएस के कामकाज पर उनको हंसी आ रही है, उनको बताना पड़ेगा। रह गई बात पूरे के पूरे देश में जो आरएसएस का कामकाज चल रहा है, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, जितने भी महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तमाम संस्थानों पर आरएसएस के लोग कब्जा करके बैठे हैं। मोदी सरकार और इनकी जो राज्य सरकारें हैं ढूंढ ढूंढ करके, गवर्नर से लेकर के छोटी छोटी अदालतों तक में, फिर शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस से जुड़े लोगों को चुन चुनकर अपॉइंट कर रही है। यह एक सच है। जब चाहेंगे इसकी पूरी लिस्ट उनके सामने रखी जा सकती है।